आज का हमारा टॉपिक है सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट, क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रूरल क्रेडिट एंड वेज टू इम्प्रूव रूरल क्रेडिट। अब तक हमने रूरल क्रेडिट का मीनिंग, उसके नीड और उसके क्लासिफिकेशन को समझ लिया पिछले पार्ट में। अब हम जानेंगे कि आखिर फार्मर्स लोन लेते कहाँ से हैं। हाय, आई एम नाजमीन। लेट्स कंटिन्यू। जैसा कि आपको पता ही है, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद इंडियन एग्रीकल्चर में लगातार मॉडर्नाइजेशन हुआ। नई टेक्नोलॉजी आई, HYV सीड्स आए, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, इरिगेशन फैसिलिटीज़ और मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स का यूज़ बढ़ा। लेकिन इन सभी चीज़ों के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है। इसी वजह से ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद एग्रीकल्चरल क्रेडिट की डिमांड भी लगातार बढ़ती चली गई। आज फार्मर्स अपनी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए मेनली दो सोर्सेज से लोन लेते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स और सेकंड इंस्टीट्यूशनल सोर्स। सबसे पहले नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स को हम समझ लेते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को इनफॉर्मल सोर्सेज भी कहा जाता है। ये एग्रीकल्चरल क्रेडिट के सबसे ट्रेडिशनल सोर्सेज माने जाते हैं। एक्चुअल में ये सोर्सेज इंडिपेंडेंस से पहले से भी मौजूद थे और आज भी कई विलेजेस में इनका यूज़ किया जाता है। हालांकि समय के साथ इसका इम्पोर्टेंस कम हुआ है, लेकिन आज भी कई छोटे और मार्जिनल फार्मर्स इन पर डिपेंड करते हैं। देख लेते हैं क्या क्या है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के अंडर। फर्स्ट है मनी लेंडर्स। सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है ये। शुरुआत से ही मनी लेंडर्स फार्मर्स को लोन देते आ रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी जो स्पेशलिटी है ये है कि ये लोन बहुत जल्दी दे देते हैं, इसलिए इमरजेंसी में कई फार्मर्स इन्हीं के पास चले जाते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी जुड़ी हुई है। मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। इसके अलावा कई फार्मर्स, खासकर इलिटरेट फार्मर्स, लोन की कंडीशन को पूरी तरह समझ नहीं पाते। ऐसी सिचुएशन का फ़ायदा उठाकर कई बार ये जो मनी लेंडर्स होते हैं वो उन्हें मैनिपुलेट भी कर लेते हैं। कई बार फार्मर्स से ऐसे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन करवा लिया जाता है जिनकी उन्हें पूरी जानकारी भी नहीं होती। धीरे धीरे इतना इंटरेस्ट बढ़ जाता है कि किसान केवल इंटरेस्ट ही चुकाते रह जाता है और ओरिजिनल जो लोन का अमाउंट होता है, जो प्रिंसिपल अमाउंट होता है, वो कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता। यही वजह है कि कई फार्मर्स जो ये डेप्ट ट्रैप होता है, कर्ज का ये जो जाल होता है, उसमें फंस के हमेशा के लिए रह जाते हैं। सेकेंड सोर्स है रिलेटिव्स से पैसे लेना। कई कल्टीवेटर्स ज़रूरत पड़ने पर अपने रिलेटिव से या फ्रेंड से भी लोन ले लेते हैं, जैसे अचानक कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या फिर खेती में कोई तुरंत पैसे की ज़रूरत पड़ जाए या किसी फाइनेंशियल क्राइसिस का अचानक से सामना करना पड़े। ऐसे लोन्स इनफॉर्मल ही होते हैं। इन पर या तो इंटरेस्ट नहीं लगता या फिर बहुत कम इंटरेस्ट लिया जाता है। ज़्यादातर मामलों में फार्मर जो होता है, फसल जैसे उनकी बिकती है उसके बाद ही तुरंत लोन का पैसा वापस कर देते हैं। थर्ड है ट्रेडर्स एंड कमीशन एजेंट्स। ये फार्मर को लोन तो दे देते हैं, लेकिन अपनी कुछ कंडीशंस के साथ। अक्सर वे फार्मर की क्रॉप को सिक्योरिटी या मॉर्गेज के रूप में रख लेते हैं। साथ ही लोन पर भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, वे ये शर्त भी रखते हैं कि फार्मर अपनी पूरी क्रॉप उन्हीं को बेचेगा और कई बार मार्केट प्राइस से कम कीमत पर बेचेगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए मार्केट में जो वीट है उसका प्राइस है 2600 रुपीज़ पर क्विंटल, ठीक है। लेकिन जिस ट्रेडर से फार्मर ने लोन लिया था वो कहता है कि अब तुम्हें अपनी पूरी क्रॉप मुझे 2200 रुपीज़ पर क्विंटल पर ही बेचनी होगी। फार्मर के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, इसलिए उसे मजबूरी में कम कीमत पर अपनी क्रॉप बेचनी पड़ती है। मतलब इन लोगों से लोन लेने पर उनको दोहरा नुकसान होता है ना। एक तरफ हाई इंटरेस्ट रेट भी देना पड़ जाता है, दूसरी तरफ क्रॉप भी कम कीमत पर बेचनी पड़ती है। फोर्थ है रिच लैंडलॉर्ड्स। छोटे फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स और टेनेंट्स कई बार अपनी फाइनेंशियल नीड्स पूरी करने के लिए लैंडलॉर्ड से भी लोन लेते हैं, लेकिन लैंडलॉर्ड भी अक्सर हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। कई बार वे फार्मर से अपनी शर्तों पर काम करवाते हैं या उनकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। इसी रीज़न से जो गरीब किसान होते हैं उनका इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन होता रहता है। इसके मेन जो प्रॉब्लम्स हैं नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की, उसको देख लेते हैं। अगर ये सोर्सेज इतनी आसानी से लोन दे भी देते हैं तो फिर गवर्नमेंट ने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज की ज़रूरत क्यों महसूस की? वजह क्या है? क्योंकि अधिकांश जो नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज होते हैं वो किसानों का एक्सप्लॉयटेशन करते थे। ज़्यादातर स्मॉल मार्जिनल फार्मर्स और ट्रेनेंट्स इनके सबसे बड़े शिकार बनते हैं। कई बार किसान इतना कर्ज ले लेते थे कि वे सालों तक उसे चुका ही नहीं पाते थे। इसी सिचुएशन को डेब्ट ट्रैप्ट कहा जाता है। इसीलिए गवर्नमेंट ने महसूस किया कि फार्मर्स को सेफ, अफोर्डेबल और ट्रांसपेरेंट बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए। यही सोचकर आगे रूरल बैंकिंग सिस्टम का मतलब डेवलपमेंट किया गया। एक्सप्लॉयटेशन कैसे होता है वो भी देख लेते हैं। एक्सप्लॉयटेशन बाय नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। सबसे पहला क्या है? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट या एग्जॉर्बिटेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। एग्जॉर्बिटेंट का मतलब है कि बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। कई मनी लेंडर्स किसानों से
सामान्य जो बैंक का रेट होता है उसके कंपैरिजन में कई ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, ठीक है। कुछ मामलों में ये लगभग 24% से 30%, 35% तक भी होता है पर ईयर के लिए। ये केवल एक एग्जांपल है, ठीक है। तो ये अलग अलग रेट्स हो सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग। सेकेंड है मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंट्स। कई लेंडर्स फार्मर्स की इलिटरेसी का फ़ायदा उठाते हैं, वे अकाउंट्स में गलत एंट्रीज कर देते हैं, रीपेमेंट की प्रॉपर रिसिप्ट नहीं देते और बार्वर्स को जो एक्चुअल बकाया राशि होती है ना उसकी सही जानकारी भी नहीं देते। इस तरीके से कई डिसऑनेस्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू किसानों का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। थर्ड प्रॉब्लम है अनफेवरेबल लोन कंडीशंस। लोन देते समय लेंडर अपनी शर्तें अप्लाई कर देते हैं। मान लीजिए फार्मर अपनी क्रॉप केवल उसी लेंडर को बेचेगा, वो भी मार्केट प्राइस से कम कीमत पर, या लोन की रीपेमेंट ऐसी कंडीशंस पर होंगी जो फार्मर के लिए प्रॉफिटेबल नहीं होती। इस तरीके से किसान के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रह जाता है, ठीक है, और उसे मजबूरी में इन जो मतलब कंडीशंस होता है उनको एक्सेप्ट करना पड़ता है। यही रीज़न है कि समय के साथ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को बढ़ावा दिया गया ताकि किसानों को चीप, सिक्योर और ट्रांसपेरेंट लोन प्रोवाइड किया जा सके। अब हम देख लेते हैं इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, ठीक है। अब तक हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ रूरल क्रेडिट को समझ लिया, लेकिन इसके रीजंस को देखने के बाद हमें समझ में आया होगा कि ये क्यों किया गया है, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, इन सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट भी कहा जाता है। इनकी शुरुआत को सबसे बड़ी मजबूती 1969 में बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बाद मिली। अब सवाल आता है बैंक्स का नेशनलाइजेशन क्यों किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती थी कि बैंकिंग सर्विसेज केवल बड़े शहरों तक सीमित न रहें बल्कि विलेजेस और फार्मर्स तक भी पहुंचे। इसीलिए नेशनलाइजेशन के बाद बड़ी संख्या में जो रूरल ब्रांचेस थी वो खोली गई ताकि किसानों को आसानी से बैंकिंग फैसिलिटीज और लोन्स प्रोवाइड किए जा सकें। इसके जो ऑब्जेक्टिव थे इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के वो भी देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या क्या मेन एम थे। फर्स्ट है फार्मर्स को एडिक्वेट क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना, मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनाने में उनकी हेल्प करना, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना और उन्हें मनी लेंडर जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन से बचाना। यानी इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का एम केवल लोन देना नहीं था बल्कि फार्मर्स को फाइनेंशियली एम्पावर्ड बनाना और रूरल इकोनॉमी को मजबूत करना भी था। अब हम इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट के जो मेन सोर्सेज हैं उनको एक एक करके देख लेते हैं। नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को इनफॉर्मल सोर्सेज भी कहा जाता है और इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज को फॉर्मल सोर्सेज भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अब पॉइंट टू पॉइंट हम इसको देख लेते हैं कि मतलब किस तरीके से ये है, ठीक है। सबसे पहला है इंस्टीट्यूशनल सोर्स है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़, ठीक है, सबसे पहला ये है। इनका जो एम होता है फार्मर्स को मनी लेंडर के जो चंगुल है ना उससे बाहर निकालना। जैसा कि हमने पिछले टॉपिक में देखा, मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और किसानों का एक्सप्लॉयटेशन भी करते थे। इसी प्रॉब्लम को कम करने के लिए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटीज़ की शुरुआत की गई। ये सोसाइटीज़ फार्मर्स को लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड कराती हैं। इनका जो एम होता है वो प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि किसानों की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना और उसकी खेती को बेहतर बनाना है, ठीक है। सेकेंड है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। जैसा कि नाम से ही पता चलता है ये बैंक्स लैंड डेवलपमेंट से जुड़े लोन्स प्रोवाइड कराते हैं। ये बैंक्स किसानों को उनकी लैंड को मॉर्टगेज रखने के बेसिस पर लोन देते हैं। ये लोन मेनली लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होता है, जैसे लैंड इंप्रूवमेंट करना, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करना, एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स या मशीनरी खरीदना, पुराने लोन्स का रीपेमेंट करना। यानी जहाँ बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ लैंड डेवलपमेंट बैंक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। थर्ड सोर्स है कमर्शियल बैंक्स। शुरुआत में कमर्शियल बैंक का रूरल क्रेडिट में जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत कम था, लेकिन 1969 में बैंक्स के नेशनलाइजेशन के बाद जो सिचुएशन थी वो बदल गई। गवर्नमेंट ने कमर्शियल बैंक की ब्रांचेस को विलेजेस और रूरल एरियाज तक एक्सपेंड किया। इससे फार्मर्स को पहली बार आसानी से बैंकिंग फैसिलिटीज़ और एग्रीकल्चरल लोन्स मिलने लगे। आज कमर्शियल बैंक किसानों को अलग अलग टाइप के एग्रीकल्चरल लोन्स प्रोवाइड कराते हैं और रूरल इकोनॉमी के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन देते हैं। फोर्थ है रीजनल रूरल बैंक्स, जिन्हें हम आरआरबी भी कहते हैं। इनकी जो इस्टेब्लिशमेंट थी वो ज़्यादातर इसीलिए हुई थी ताकि रूरल एरियाज़ में जहाँ बैंकिंग फैसिलिटीज़ उपलब्ध नहीं हैं वहाँ पर प्रोवाइड कराई जा सकें, ठीक है। इसका मेन एम था स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लोन देना, एग्रीकल्चरल लेबरर्स की फाइनेंशियल नीड्स को पूरा करना, आर्टिशंस और स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स को फाइनेंशियल सपोर्ट देना। यानी आरआरबी का फोकस विशेष जो मतलब मेनली था वो रूरल पॉपुलेशन और वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी की हेल्प करना था, ठीक है। फिफ्थ है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी किसानों को ज़रूरत पड़ने पर लोन प्रोवाइड कराती है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले इन लोन्स को तकावी लोन्स कहा जाता है। ये लोन
सिंपल सिचुएशन में नहीं बल्कि इमरजेंसी सिचुएशंस में दिए जाते हैं, जैसे फ्लड, ड्राफ्ट, फेमाइन या कोई नेचुरल डिजास्टर होता है उसके टाइम पे। इन लोन्स की जो सबसे बड़ी स्पेशलिटी है वो ये है कि इन पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। इसका एम प्रॉफिट कमाना नहीं बल्कि मुश्किल वक्त में किसानों को इकोनॉमिक हेल्प प्रोवाइड करना और दोबारा खेती शुरू करने में मतलब कंट्रीब्यूट करने से है। ठीक है। नंबर 6 है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। अब तक हमने इंस्टीट्यूशनल सोर्स ऑफ रूरल क्रेडिट के 5 इंपॉर्टेंट सोर्सेज को समझ लिया और ये अब 6th है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, जिसका नाम है नाबार्ड। ठीक है। इसका नेम पूरा क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका इस्टेब्लिशमेंट 12 जुलाई 1982 को पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू किया गया था। अब सवाल आता है कि नाबार्ड क्या सीधे फार्मर्स को लोन दे देता है? इसका आंसर है नहीं। नाबार्ड एक्चुअल में क्या होता है, फार्मर्स को डायरेक्ट लोन नहीं देता बल्कि ये एक एपेक्स बैंक है। एपेक्स बैंक का मतलब होता है सबसे ऊपरी या टॉप लेवल बैंक, जो दूसरे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के काम को गाइड, सुपरवाइज और कोऑर्डिनेट करता है। ठीक है। यानी नाबार्ड कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक जैसी इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रेंथन करता है ताकि वे किसानों तक आसानी से क्रेडिट पहुंचा सकें। इसके मेन फंक्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड अलग अलग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बीच कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करता है ताकि पूरे रूरल क्रेडिट सिस्टम में बेहतर तरीके से काम हो सके और किसानों तक समय पर लोन पहुंच सके। सेकेंड है स्ट्रेंथनिंग रूरल क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। नाबार्ड का एम केवल लोन देना नहीं है, ये कोऑपरेटिव बैंक, कमर्शियल बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को फाइनेंशियल सपोर्ट और गाइडेंस भी देता है, जिससे उनकी फाइनेंशियल हेल्थ मजबूत बनी रहे। थर्ड है फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड केवल एग्रीकल्चर सेक्टर ही नहीं बल्कि नॉन फार्म रूरल सेक्टर को भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जैसे कि डेयरी, फिशरीज, हैंडीक्राफ्ट्स, स्मॉल रूरल इंडस्ट्रीज, कॉटेज इंडस्ट्रीज, ताकि विलेजेस में एग्रीकल्चर के अलावा भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाई जा सकें। फोर्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव केवल क्रेडिट देना नहीं है, इसका एम इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट को प्रमोट करना है, यानी विलेजेस का इकोनॉमिक, सोशल और इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट एक साथ हो सके, ताकि बैकवर्ड रूरल एरियाज भी डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ सके। ठीक है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि नाबार्ड सिर्फ किसानों को लोन देने के बजाय पूरे रूरल क्रेडिट सिस्टम को मजबूत बनाने पर काम करता है। ठीक है। सेवेंथ वन है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। ठीक है। बैंक लिंकेज प्रोग्राम। अब हम आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी एसएचजी पर। सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये होता क्या है। ठीक है। सेल्फ हेल्प ग्रुप ऐसे लोगों का एक छोटा वॉलेटरी ग्रुप होता है जिसका इकोनॉमिक सिचुएशन लगभग एक जैसा होता है। ये लोग रेगुलरली थोड़ी थोड़ी सेविंग करते हैं और उस सेविंग को मिलाकर एक कॉमन फंड तैयार कर लेते हैं। फिर इसी फंड से ज़रूरतमंद मेंबर्स को रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पर लोन दे दिया जाता है। इस लोन को छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में वापस किया जाता है। अब सवाल आता है कि एसएचजी की ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, कई गरीब रूरल हाउस होल्ड के पास कोई कोलेट्रल मतलब सिक्योरिटी नहीं होता। कोलेट्रल का यहाँ मतलब होता है वो प्रॉपर्टी या एसेट जिसे बैंक के पास आप लोन के बदले में सिक्योरिटी के रूप में रखवाते हैं। ठीक है। जब गरीब फार्मर्स या लेबरर्स के पास कोलेट्रल ही नहीं होता तो उन्हें फॉर्मल बैंक से लोन मिलने में कठिनाई हो जाती है ना। इसी कमी को दूर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप की शुरुआत की गई। अब इसमें कौन है टारगेट ग्रुप वो देख लेते हैं। ठीक है। किसके लिए बनाए गए हैं? स्मॉल फार्मर्स, मार्जिनल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स, नॉन एग्रीकल्चरल लेबरर्स, आर्टिजन्स, पुअर रूरल हाउस होल्ड, यानी ऐसे लोग जिन्हें सामान्य बैंकिंग सिस्टम से आसानी से लोन नहीं मिल पाता। अब इसकी फंक्शनिंग देख लेते हैं। हाउ डज एसएचजी वर्क। एसएचजी का वर्किंग मॉडल बहुत सिंपल है। मान लीजिए किसी एसएचजी में 15 महिलाएं हैं। ठीक है। अगर हर मेंबर हर महीने 200 रुपये बचाती है तो एक महीने में ग्रुप के पास 3000 रुपये जमा हो जाएंगे। कुछ महीनों बाद यही अमाउंट एक अच्छा फंड बन जाता है। अगर ग्रुप के किसी मेंबर को खेती, डेयरी, टेलरिंग या कोई छोटा बिजनेस शुरू करने के लिए लोन चाहिए तो उसे इसी फंड से लोन दिया जाता है। बाद में वो मेंबर छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट्स में लोन वापस कर देता है। यानी एसएचजी का प्रिंसिपल है स्मॉल सेविंग्स क्रिएट बिग सपोर्ट। माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम। गवर्नमेंट भी एसएचजी को बढ़ावा देने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है। हर एसएचजी को लगभग 10,000 से 15,000 तक की सहायता दी जाती है। इसके अलावा लगभग 2.5 लाख रुपए तक का कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फंड भी उपलब्ध कराया जाता है ताकि मेंबर्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटीज शुरू कर सके। इसी तरीके से छोटे लोन्स को माइक्रो क्रेडिट प्रोग्राम कहा जाता है। रोल ऑफ एसएचजी। एसएचजी ने केवल क्रेडिट उपलब्ध नहीं मतलब क्रेडिट ही से प्रोवाइड नहीं कराया है बल्कि रूरल पुअर को फाइनेंशियल सपोर्ट दिया, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दिया, स्मॉल बिजनेसेस शुरू करने में मदद की है और मेनली वीमेन एम्पावरमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया।
आज इंडिया में करोड़ों जो महिलाएं हैं वो एसएचजी से जुड़कर अपनी इनकम बढ़ा रही हैं और अपनी मतलब और फाइनेंशियली वो सेल्फ डिपेंडेंट सेल्फ रिलायबल बन रही हैं। ठीक है, लिमिटेशंस क्या हैं इसके? हालांकि एसएचजी ने विलेज की डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है, लेकिन एक लिमिटेशन भी है। कई बार एसएचजी से लिया गया लोन प्रोडक्टिव पर्पस है, जैसे फार्मिंग या बिजनेस के बजाय कंजप्शन पर्पस है, जैसे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, मैरिज या डेली नीड्स में ज़्यादा खर्च हो जाता है। ऐसे सिचुएशन में इनकम जनरेशन पर उसका जो इफेक्ट होता है वो निगेटिव हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार एसएचजी ने गरीब और कमज़ोर वर्गों, ज़्यादातर जो विलेज की जो औरतें हैं, उनको फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से जोड़ने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। अब तक हमने इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को समझा, लेकिन अब सवाल आता है गवर्नमेंट ने इतना बड़ा फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम क्यों बनाया, इससे फार्मर्स को क्या फ़ायदा हुआ। ठीक है, अब इन हम इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज के बेनिफिट्स को भी वन बाय वन समझ लेते हैं पॉइंट वाइज। ओके, फर्स्ट है नो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ फार्मर्स। सबसे पहला बेनिफिट ये है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज एक्सप्लॉयटेटिव नेचर के नहीं होते, यानी इनका जो एम है वो फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन करना नहीं बल्कि उनकी मदद करना है। जैसा कि हमने नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज में देखा था, वहाँ मनी लेंडर्स बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे और कई बार फार्मर्स को डेप्ट रेप्ट में भी फंसा देते थे। लेकिन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज का जो एम है वो फार्मर्स की प्रोडक्टिविटी और इनकम को बढ़ाना है, न कि उनका एक्सप्लॉयटेशन करना। सेकेंड है लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। दूसरा बेनिफिट है कि इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा हर लोन पर एक जैसा इंटरेस्ट नहीं होता। लोन का पर्पस, लोन के ड्यूरेशन और फार्मर की कैटेगरी के अकॉर्डिंग अलग अलग इंटरेस्ट रेट हो सकते हैं। इससे किसानों पर फाइनेंशियल बर्डन भी कम पड़ता है। थर्ड पॉइंट है लोन्स अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तीसरा बेनिफिट ये है कि इंस्टीट्यूशनल एजेंसीज किसानों की ज़रूरत को समझ कर लोन देती हैं। यानी अगर किसी फार्मर को शॉर्ट टर्म क्रेडिट चाहिए तो उसे शॉर्ट टर्म लोन मिलेगा। अगर किसी को ट्रैक्टर खरीदना है या लैंड इंप्रूवमेंट करना है तो उसे लॉन्ग टर्म लोन दिया जाएगा। यानी लोन किसान की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग दिया जाता है। फोर्थ है बेटर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट केवल लोन देने तक सीमित नहीं रहता, इसे एग्रीकल्चर के ओवरऑल डेवलपमेंट से भी जोड़ा जाता है। यानी फार्मर्स को बेटर क्वालिटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन फैसिलिटीज़, मॉडर्न मशीनरी, इम्प्रूव फार्मिंग टेक्निक्स जैसी जो फैसिलिटीज़ हैं या सर्विसेज है उसको पहुंचाने में भी मदद मिलती है। इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी और फार्मर्स की इनकम दोनों बढ़ती है। अब हम इसके फीचर्स देख लेते हैं ना, कि फीचर्स ऑफ एन इफेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम। ठीक है, एक अच्छा रूरल क्रेडिट सिस्टम कैसा होना चाहिए, यानी अगर हमें किसानों के लिए एक आइडियल क्रेडिट सिस्टम बनाना हो तो उसमें कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। फर्स्ट क्या है, इजी एंड अफोर्डेबल क्रेडिट। सबसे पहली जो फीचर है वो ये है कि किसान को लोन आसानी से मिलना चाहिए। लोन लेने की प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो सिंपल होते हैं, ज़्यादातर लोग इलिटरेट होते हैं या फिर मतलब इतना ज़्यादा बैंकिंग टर्म से क्या बोलना चाहिए परिचित नहीं रहते हैं। ठीक है, तो वो जो प्रोसेस है ना वो कॉम्प्लिकेटेड नहीं होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। और साथ ही लोन कम इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड होना चाहिए ताकि किसानों पर ज़्यादा फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े। सेकंड, टाइमली अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। किसान को लोन तब मिलना चाहिए जब उससे एक्चुअल में उसकी ज़रूरत हो। अगर सीड्स बोने के टाइम निकल गया और उसके बाद लोन मिला तो उस लोन का कोई मतलब फ़ायदा नहीं मिल पाएगा उसको, इसलिए राइट क्रेडिट एट द राइट टाइम बहुत ज़रूरी है। थर्ड है एडिक्वेट क्रेडिट। तीसरा फीचर है कि लोन की अमाउंट एडिक्वेट यानी सफिशिएंट होनी चाहिए। अगर किसान को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है तो उसे केवल 30,000 ना मिले, वो अपनी खेती अगर ऐसा होगा कि उसको जितना रिक्वायर्ड है और उसको उतना नहीं मिल रहा है तो वो अपनी खेती ठीक से नहीं कर पाएगा। इसलिए क्रेडिट न केवल टाइम पर बल्कि जितना उसको रिक्वायर्ड है ना, सफिशिएंट जो उसकी अमाउंट है वो मिलना चाहिए। फोर्थ है प्रोडक्टिव यूज़ ऑफ क्रेडिट। एक अच्छे रूरल क्रेडिट सिस्टम का एम केवल लोन देना नहीं बल्कि ये इंश्योर करना भी है कि लोन का यूज़ प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में हो, जैसे कि फार्मिंग, डेयरी मार्केट, फिशरीज, पोल्ट्री फार्मिंग और स्मॉल रूरल बिजनेस, ताकि किसानों की इनकम एक्चुअल में बढ़ सके। यानी एक इफेक्टिव रूरल क्रेडिट सिस्टम वही है जो किसानों को समय पर सफिशिएंट और लो रेट ऑफ इंटरेस्ट और उनकी मतलब ज़रूरत के अकॉर्डिंग जो है वो लोन प्रोवाइड कराए, ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक्चुअल में पॉसिबल हो। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे क्रिटिकल अप्रेजल या क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ रूरल बैंकिंग की। यानी अब हम ये समझेंगे कि रूरल बैंकिंग सिस्टम ने विलेजेस और फार्मर्स की ग्रोथ में क्या कंट्रीब्यूशन दिया है, इसके मेजर बेनिफिट्स क्या और आज भी इसमें कौन कौन सी चैलेंजेस मौजूद हैं। सबसे पहले अगर पॉजिटिव साइड देखें तो बैंकिंग सिस्टम के एक्सपेंशन की वजह से रूरल इकोनॉमी में काफ़ी अच्छे चेंजेस देखने को मिले हैं। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रूरल फार्म आउटपुट, नॉन फार्म आउटपुट, इनकम और एम्प्लॉयमेंट चारों पर पड़ा है। ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद क्रेडिट फैसिलिटीज़ ने फार्मर्स की काफ़ी मदद की। फार्मर्स अब अपनी प्रोडक्शन नीड्स को पूरा करने के लिए आसानी से अलग अलग टाइप के लोन्स ले सकते हैं,
चाहे उन्हें सीड खरीदने हो, फर्टिलाइज़र, मशीनरी, इरिगेशन फैसिलिटीज़ या मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स अपनानी हो। हर ज़रूरत के लिए इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट अवेलेबल होने लगा। इसके साथ ही ग्रेन रिवॉल्यूशन के बाद फूड ग्रेन प्रोडक्शन इतनी बढ़ी कि इंडिया ने बफर स्टॉक ऑफ ग्रेन बनाना शुरू कर दिया। बफर स्टॉक का मतलब होता है सरकार द्वारा, मतलब गवर्नमेंट के थ्रू, फ्यूचर इमरजेंसीज के लिए जो अनाज है उसका रिजर्व रखना, ठीक है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि हमारे देश में फेमाइन यानी अकाल जैसी गंभीर जो प्रॉब्लम है उसमें काफ़ी हद तक हम कंट्रोल कर सके हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइज एग्रीकल्चरल क्रेडिट सिस्टम। सबसे पहले रूरल बैंकिंग सिस्टम फार्मर्स के लिए एक मजबूत सपोर्ट सिस्टम बनकर सामने आया है और इसने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रूरल डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। फार्मर्स को अब एडिक्वेट क्रेडिट यानी उनकी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ के लिए ज़रूरी फंड्स कंपैरेटिवली आसानी से मिलने लगे हैं। सेकेंड है रूरल पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव पर्पसेस के लिए लोन्स चीपर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मिलते हैं। इससे उन्हें प्राइवेट मनी लेंडर्स के कंपैरिजन में कम ब्याज देना पड़ता है। थर्ड है इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। इसकी वजह से रूरल फार्म आउटपुट और नॉन फार्म आउटपुट दोनों में ग्रोथ हुई है। इसके साथ साथ रूरल इनकम बढ़ी है और विलेजेस में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट हुई हैं। फोर्थ है फार्मर्स अब अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं। चाहे एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स खरीदने हो, ट्रैक्टर लेना हो, इरिगेशन फैसिलिटीज़ डेवलप करनी हो या फार्मिंग एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करना हो, हर पर्पज़ के लिए अलग अलग लोन फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। फिफ्थ है ऑर्गेनाइज बैंकिंग सिस्टम ने फार्मर्स की फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी बढ़ावा दिया है। इससे उनकी बैंकिंग सर्विसेज तक पहुंच आसान हो गई है और मॉडर्न एग्रीकल्चर को सपोर्ट भी मिला है। अब इसके प्रॉब्लम्स देख लेते हैं कि रूरल बैंकिंग सिस्टम के क्या क्या मेन प्रॉब्लम्स हैं या चैलेंजेस हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? इनसफिशियंसी ऑफ रूरल क्रेडिट। रूरल इकोनॉमिक ग्रोथ मेनली इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल पर डिपेंड करती है। इन्फ्यूजन ऑफ कैपिटल का मतलब होता है इकोनॉमी या बिजनेस में नए फंड या इन्वेस्टमेंट का आना। एग्रीकल्चर में अक्सर लॉन्ग गेस्टेशन पीरियड होता है, यानी फार्मर्स को इन्वेस्टमेंट करने के बाद इनकम मिलने के लिए काफ़ी समय तक वेट करना पड़ता है। एग्जांपल के लिए अगर मतलब गेस्टेशन पीरियड को मैं समझा देती हूँ आपको कि अगर आपने आज मान लीजिए कोई पेड़ लगाया है, मान लीजिए आम का ही पेड़ लगाया है, तो वो आपको 4-5 साल बाद फल देगा, ठीक है। तो ये जो आप इतने लंबे साल तक का इंतज़ार करेंगे ना, वो गेस्टेशन पीरियड कहलाता है, ठीक है। इसी वेटिंग पीरियड को हम गेस्टेशन पीरियड कहते हैं। लेकिन आज भी इंडिया में रूरल क्रेडिट का वॉल्यूम यानी अवेलेबल लोन्स की क्वांटिटी किसानों की एक्चुअल डिमांड के मुकाबले में मतलब सफिशिएंट नहीं है। इसलिए क्रेडिट की इनसफिशिएंसी भी अभी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है ना, देखिए क्या प्रॉब्लम मेन हो जाती है कि अगर उनको जितना फंड रिक्वायर्ड है, ठीक है, अगर उतना नहीं आप फंड दोगे ना और उससे कम करके दोगे तो वो क्या करेंगे, उसका सही इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। अब आपको मान लो ज़रूरत है 1 लाख की और वो आपको 20,000 दे रही है बैंक या 30,000 दे रही है, तो फिर आपको बाकी पैसे की फिर कहीं से अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो ये इनसफिशिएंसी ऑफ फंड जो होती है ना, वो फार्मर्स के लिए मतलब एक हेडेक ही बन जाती है। नेक्स्ट है डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट सिस्टम। आज भी बहुत से स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के पास कोलेटरल नहीं होता। कोलेटरल का मतलब है ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट जिसे लोन के बदले सिक्योरिटी के रूप में बैंक के पास रखा जाता है, जैसे लैंड, हाउस या कोई वैल्यूएबल एसेट। कोलेटरल की कमी, फाइनेंशियल अवेयरनेस की कमी और कई बार इलिटरेसी की वजह से बहुत से फार्मर्स फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन नहीं ले पाते हैं। इसलिए उन्हें मजबूरी में इनफॉर्मल सोर्सेज जैसे मनी लेंडर से ही लोन लेना पड़ता है। इन सोर्सेज पर इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कई फार्मर्स धीरे धीरे डेट ट्रैप में यानी कर्ज के ऐसे जाल में फंस जाते हैं जहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। थर्ड प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट कवरेज ऑफ इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज। इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट सिस्टम अभी भी देश के सभी रूरल फार्मर्स तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाया है। कई दूर दराज के विलेजेस में बैंकिंग फैसिलिटीज़ लिमिटेड हैं और बहुत से एलिजिबल फार्मर्स आज भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस से क्या बोलना चाहिए डिप्राइव्ड हैं, यानी बैंकिंग नेटवर्क का कवरेज अभी भी पूरी रूरल पॉपुलेशन को कवर कर नहीं पाया है। फोर्थ प्रॉब्लम है इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ लोन सैंक्शनड। कई बार फार्मर्स को लोन तो अप्रूव हो जाता है, लेकिन सैंक्शन अमाउंट उनकी एक्चुअल रिक्वायरमेंट से कम होता है। जब ज़रूरत के अकॉर्डिंग पूरा फंड नहीं मिल पाता तो फार्मर्स अपनी प्रायोरिटी बदलने पर मजबूर हो जाते हैं। कई बार उन्हें उसी लिमिटेड अमाउंट को दूसरी ज़रूरत को पूरा करने में खर्च करना पड़ता है, जिससे जिस पर्पज़ के लिए लोन लिया गया था वो पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाता। इसका सीधा असर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी और रीपेमेंट कैपेसिटी दोनों पर पड़ता है, ठीक है। फिफ्थ प्रॉब्लम है लेस अटेंशन टू पुअर एंड मार्जिनल फार्मर्स। एक और बड़ी प्रॉब्लम ये है कि पुअर और मार्जिनल फार्मर्स की क्रेडिट रिक्वायरमेंट पर बैंक कंपैरेटिवली कम अटेंशन देते हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कोलेटरल की कमी, क्योंकि छोटे फार्मर्स के पास अक्सर ऐसी प्रॉपर्टी या एसेट नहीं होते
जिन्हें बैंक सिक्योरिटी के रूप में एक्सेप्ट कर सके। इसलिए उनके लिए बैंक या अदर फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेना आसान नहीं होता। वहीं दूसरी तरफ बड़े फार्मर्स की क्रेडिट वर्दिनेस बेहतर होती है। क्रेडिट वर्दिनेस का मतलब है कि किसी पर्सन की लोन रीपे करने की एबिलिटी और क्रेडिबिलिटी कितनी अच्छी है। इसलिए बैंक उन्हें कंपैरेटिवली आसानी से लोन अप्रूव कर देते हैं। सिक्स्थ प्रॉब्लम क्या है? ग्रोइंग ओवरड्यूज। रूरल बैंकिंग की एक सीरियस प्रॉब्लम क्या है? ग्रोइंग ओवरड्यूज। ओवरड्यूज का मतलब होता है ऐसे लोन जिनकी रीपेमेंट ड्यू डेट निकल चुकी है लेकिन अभी तक पेमेंट नहीं की गई हो। इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि बहुत से फार्मर्स की रीपेमेंट कैपेसिटी कमज़ोर होती है। एग्रीकल्चर पूरी तरह मॉनसून, वेदर कंडीशंस और मार्केट प्राइसेस पर डिपेंड करता है, और क्रॉप खराब हो जाए या इनकम कम हो जाए तो फार्मर समय पर लोन रिपे नहीं कर पाते। इसी वजह से क्रेडिट एजेंसीज और बैंक्स नए लोन सैंक्शन करते समय पहले से ज़्यादा कॉशियस हो गए हैं। सेवेंथ प्रॉब्लम है हाई एग्रीकल्चरल लोन डिफॉल्ट रेट। एग्रीकल्चरल सेक्टर में लोन डिफॉल्ट रेट भी काफ़ी हाई माना जाता है। लोन डिफॉल्ट का मतलब होता है कि बोरोवर तय टाइम पर अपना लोन वापस नहीं करता। कई मामलों में फाइनेंशियल डिफिकल्टीज इसकी वजह होती हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये भी देखा गया है कि कुछ बोरोवर्स जानबूझकर रिपेमेंट को टालते रहते हैं। इससे बैंक्स की रिकवरी प्रोसेस इफेक्ट होती है और पूरे बैंकिंग सिस्टम की स्मूथ फंक्शनिंग पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। अब देखते हैं, हैज़ रूरल बैंकिंग टेकन अ बैक सीट आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि क्या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद रूरल बैंकिंग सेक्टर का एक्सपेंशन और प्रमोशन कुछ हद तक पीछे चला गया है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद कमर्शियल बैंक्स ने अपनी रीच तो बढ़ाई, लेकिन कमर्शियल बैंक्स को छोड़कर कई अदर फॉर्मल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डिपॉजिट मोबिलाइजेशन के मजबूत कल्चर को डेवलप करने में पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं। ठीक है, इसके अलावा जो ज़रूरतमंद बोरोवर्स हैं ना, उन तक लोन पहुंचाना और इफेक्टिव लोन रिकवरी इंश्योर करना भी कई इंस्टीट्यूशंस के लिए एक चैलेंज बना रहा है। इसलिए रिफॉर्म्स के बाद भी रूरल बैंकिंग सेक्टर के सामने कई प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज बनी हुई हैं। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये सिचुएशन इम्प्रूव की जा सकती है। हाउ कैन दिस सिचुएशन बी इम्प्रूव्ड, और कैसे की जा सकती है। ठीक है, कि इन प्रॉब्लम्स को कैसे हम दूर कर सकते हैं। फर्स्ट है, बैंक्स को अपना अप्रोच बदलना होगा। उन्हें केवल लोन प्रोवाइडर बनकर नहीं रहना चाहिए, बल्कि रिलेशनशिप बैंकिंग पर फोकस करना चाहिए। यानी बोरोवर्स के साथ लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी चाहिए ताकि फार्मर्स बैंकिंग सिस्टम पर ज़्यादा भरोसा कर सकें। सेकेंड है, फार्मर्स को थ्रिफ्ट यानी सेविंग की हैबिट अपनाने के लिए इनकरेज किया जाना चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें फाइनेंशियल रिसोर्सेज का एफिशिएंट यूटिलाइजेशन भी सिखाया जाना चाहिए ताकि वे लोन्स का सही पर्पस जो है उसको यूज़ कर सकें। ठीक है, थर्ड है, विलेजेस में रेगुलरली फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम्स और अवेयरनेस कैंपेन चलाए जाने चाहिए, क्योंकि बहुत से फार्मर्स आज भी इलिटरेट हैं या बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखते। अगर उन्हें सही गाइडेंस मिलेगी तो वे फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से ज़्यादा जुड़ पाएंगे। फोर्थ है, अगर हर विलेज में बैंक ब्रांच खोलना पॉसिबल नहीं है तो बैंक्स को अपने बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव विलेजेस तक भेजने चाहिए। इससे फार्मर्स को छोटी छोटी बैंकिंग सर्विसेज के लिए बार बार बैंक ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा और फाइनेंशियल इंक्लूजन भी बढ़ेगा। फिफ्थ जो तरीका है वो है, बैंक्स को फार्मर्स को केवल लोन देने तक सीमित नहीं रहना है। उन्हें बैंकिंग सर्विसेज, रीपेमेंट प्लानिंग, सेविंग हैबिट्स और गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में भी टाइम टू टाइम गाइड करना चाहिए। इससे फार्मर्स फाइनेंशियल डिसीजन बेहतर तरीके से ले पाएंगे और बैंकिंग सिस्टम पर भी उनका जो विश्वास होगा ना वो मजबूत होगा। इसी कड़ी में मतलब कि फार्मर्स को रूरल मतलब डेवलपमेंट में उसको बढ़ावा देने के लिए एक मतलब प्लानिंग वो एक प्रोग्राम बनाया गया था। वो था क्या? प्रधानमंत्री जनधन योजना। फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी। इस स्कीम का जो मेन एम था वो था कि हर सिटीजन, स्पेशली जो अंडर प्रिविलेज और रूरल पॉपुलेशन है, उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ना। लोगों को बैंक अकाउंट खोलने के लिए इनकरेज किया गया ताकि उनमें सेविंग की हैबिट विकसित हो। ठीक है, और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का बेहतर यूटिलाइजेशन हो सके। इस प्लानिंग का एक बहुत एम या मतलब क्या बोलना चाहिए, इस प्लान का एक बहुत बड़ा जो एम था वो था कि फाइनेंशियल सर्विसेज देश के हर हाउस होल्ड तक पहुँचे और सोसाइटी का हर सेक्शन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ जुड़ सकें। इसके मेन फीचर्स हैं, पहला क्या है, अकाउंट होल्डर्स को 1 लाख से 2 लाख तक का एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस कवर जो होता है वो मिलता है। इसके साथ ही 10,000 तक की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी दी गई। वेजेस, ओल्ड एज पेंशन और अन्य जो सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी हैं वो सीधे बैंक अकाउंट में ही उनके आ जाते हैं। सेकेंड है, इस स्कीम के अंडर अकाउंट होल्डर्स को मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की कोई कंपलसरी रिक्वायरमेंट नहीं रखी गई है। मिनिमम बैलेंस का मतलब ये होता है ना कि जो कुछ कुछ अकाउंट्स होते हैं उसमें ये होता है कि आपके अकाउंट में हमेशा मान लीजिए 1,000 रुपीज़ रहना ही चाहिए, 2,000 रुपीज़ रहना ही चाहिए।
मतलब वो पैसा आपका अकाउंट में रहेगा और आप निकाल नहीं पाएंगे। ये उनका मतलब हर किसी किसी बैंक का रहता है कि आपका इतना जो अमाउंट है वो आपके अकाउंट में एट लास्ट रहना ही चाहिए, ठीक है। थर्ड क्या है, अब तक 40 करोड़ से अधिक जो बैंक अकाउंट्स हैं इस स्कीम के तहत खोले जा चुके हैं, और ये स्पेशली जो रूरल एरियाज़ में बैंकिंग एक्सेस और सेविंग हैबिट है ना, उसको काफ़ी इससे बढ़ावा भी मिला है। फोर्थ है, इन अकाउंट्स के थ्रू बैंक ने लगभग 1,40,000 रुपये 1,40,000 करोड़ से ज़्यादा फंड मोबिलाइज किए हैं। इससे बैंकिंग सिस्टम में डिपॉजिट्स बढ़े हैं और फाइनेंशियल इंक्लूजन को भी काफ़ी मजबूती मिली है। रेस्ट जो है वो ये चैप्टर मैं नेक्स्ट पार्ट में बनाऊंगी, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है, बट इससे ज़्यादा मैं शॉर्ट कर नहीं पा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाह रही कि मैं एक टॉपिक को बिगैर कवर किए उसको छोड़ दूँ, ठीक। सो सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टडी हार्ड, कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ओके। सी यू सून।